हेलो एवरीबॉडी, आशुतोष शर्मा दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द क्राउन सक्सेस। तो उम्मीद करता हूँ सब खुश होगे, मजे में होगे, मेहनत कर रहे होगे और अच्छी चल रही है आपकी एनसीईआरटी। कोई भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां डायरेक्ट मैसेज कर दो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। जितने भी लिंक्स हैं वहां मिल जाएंगे, जो भी कुछ अपडेट है वहां मिल जाएंगे। और उसका दूसरा पेज है जहां पर आप अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हो, जिनको मैं पर्सनल रिव्यू करूँगा जिनका, ठीक है? तो वहाँ पर आप अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हो। और लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर देखो, क्योंकि बेस क्लियर करते चलो, है ना? और अभी बात करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने चंद्रगुप्त टू के बारे में अच्छे से समझ लिया था, फाइयंस विज़िट पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। गुप्ता मतलब प्रशासन क्या था, प्रशासन क्या चलता था वहाँ पे, सामाजिक लाइफ क्या थी, आर्थिक लाइफ क्या थी, आर्ट एंड कल्चर क्या था उनका, जो भी चीज़ें लिटरेचर वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आज हम कवर कर लेंगे। बेसिकली आज हमारा गुप्ता एम्पायर समाप्त हो जाएगा। अब अगले लेक्चर में आपको हर्षवर्धन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अच्छे से समझेंगे इसको बाकायदा अच्छे तरीके से। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। चलो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखो गुप्ता का प्रशासन कैसे चलता था। अकॉर्डिंग इंस्क्रिप्शन द गुप्ता किंग एज्यूम टाइटल लाइक, जो उस टाइम पे गुप्ता के जो किंग्स थे वो अपने आप को कुछ ना कुछ टाइटल्स, अपने आप को क्या इंस्क्रिप्शंस में टाइटल्स मेंशन थे, वो अपने आप देते थे या फिर लोग वालों के द्वारा दिए जाते थे, ऐसा कुछ नहीं पता। बस अपने आप को टाइटल्स वगैरह वो देने लग गए थे। जैसे कि एक टाइटल है परम भद्र का, और महाराजाधिराजा, परमेश्वर, सम्राट, या फिर चक्रवर्तिन। ये कुछ टाइटल्स अपने आप को किंग्स वगैरह वहां के देने लग गए थे। द किंग वाज असिस्टेड इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन बाय अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ मिनिस्टर, अ सेनापति और कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एंड अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। इसका मतलब ये है कि देखो जो चीफ होता था ना वो सारी चीजें अकेले मैनेज नहीं करता था, तो वो किसी की मदद लेता था। एक कम्युनिटी, कहने का मतलब एक ऑफिशियल्स, एक टीम थी उसके पास, टीम थी उस एक टीम वो सारी चीज़ें मैनेज करती थी। अकेला तो बंदा कुछ नहीं कर सकता। और उस टीम में कौन-कौन होते थे? एक मुख्यमंत्री होता था, सेनापति होता था और क कमांडर इन चीफ होता था, जो आर्मी वगैरह को देखने का काम जो करता था, कमांडर इन चीफ, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट उनके अधिकारी होते थे, जो उस चीज़ को मैनेज करते थे और सारी चीज़ें मिल-जुल के करते थे लोग। अकेला किंग कुछ नहीं कर पाता था। अ हाई ऑफिशियल्स कॉल्ड संधि विग्रह वाज़ मेंशन इन गुप्ता इंस्क्रिप्शंस, मोस्ट प्रोबेबली मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। एक और इनसे सुपीरियर एक और अधिकारी था जिसको हम संधि विग्रह के नाम से जानते हैं। संधि विग्रह उसको कहा जाता था। जो गुप्ता गुप्ता इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि संधि विग्रह नामक एक और अधिकारी था, मतलब सुपीरियर होगा वो, कुछ बड़ा ऑफिसर होगा जो फॉरेन अफेयर्स मतलब कि विदेशी मामले जो होते हैं उनको मैनेज करता था। जैसे कि हमारे आईएफएस हो गए, है ना? आईएफएस सर्विस जो होगी हमारी, तो उनको जैसे सुपीरियर और माना गया है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव से, तो वैसे ही यहाँ पे संधि विग्रह को भी सुपीरियर माना गया है, इन सबका बड़ा अधिकारी माना गया है, क्योंकि वो फॉरेन अफेयर्स यानी विदेशी मामलों को हैंडल करता था। द किंग मेंटेन अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू अ क्लास ऑफ ऑफिशियल्स कॉल्ड कुमारयुक्तास एंड आयुक्तास। कुमारयुक्तास और आयुक्तास के साथ इसके क्लोज कॉन्टैक्ट बनाए इसने, क्योंकि आगे जाके यही इनको मतलब बेसिकली साथ निभाने वाले यही थे। प्रोविंसेस इन द गुप्ता एम्पायर वर नोन एज भुक्तीज। Provinces in the Gupta Empire was known as Bhuktis and provincial governor as Uprikas। प्रोविंसेस बोले तो प्रांतीय जो होता है ना, प्रांतीय प्रशासन जो होता है, प्रांतीय प्रशासन बोले तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरह जो वर्क करता है। तो प्रोविंसेस इन द गुप्ता एम्पायर में जो प्रोविंसेस थे उनको मतलब उनको जो बुलाया जाता था भुक्तीस, और प्रोविंशियल के जो गवर्नर, जो प्रांतिक गवर्नर होते थे, उनको उप्रिकास कहा जाता था। तो ये बेसिकली फैक्चुअल नॉलेज है, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, बस थोड़ा सा इतना बेसिकली डीप नहीं आता है, ठीक है? They were mostly chosen from among the princes। भुक्तीज were subdivided into वैश्यास और डिस्ट्रिक्ट। भुक्तीज जो थी, भुक्तीज बेसिकली पर्टिकुलर एरिया कह लो आप, कि उनको भी डिवाइड कर दिया गया वैश्यास में, जिसको जिला कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट जिसको कहा जाता था, उनको वैश्यास बोला जाता था उस टाइम पे, जो डिस्ट्रिक्ट होते। दे वर गवर्न बाय विषयपति, और उनको गवर्न, उनको मालिक कौन था, जो उनको हैंडल करता था, उनका आईएएस ऑफिसर कौन था? विषयपति था। ऐसे ध्यान रखो, उनका आईएएस ऑफिसर विषयपति था, जो डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करता था। नगारा शिस्तीज वर द ऑफिसर्स लुकिंग आफ्टर द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अब शहर का प्रशासन कौन देखता था? नगारा शिस्तीज नामक ऑफिसर्स थे, जो अधिकारी थे, ये देखते थे। द विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट, अब गांव वगैरह को भी तो देखना, शहर का प्रशासन देख लिया, गांव को कौन देखता था? ग्रामीकाज देखते थे। ग्रामीका के अंडर कंट्रोल में होता था। जैसे अभी हम देखते हैं ना, प्रधान होता है, वैसे प्रधान समझ लो भैया, प्रधान जी हैं ये ग्रामीका उस टाइम के, ठीक है? तो ये चीज उनके समझ में आ गई कि कैसे कैसे वो प्रशासन को चलाते थे। अब फाइनेंस अकाउंट ऑन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट ऑन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन।
पाइयंस ने बहुत ज्यादा इस चीज की स्टडी करी गुप्ता एम्पायर की, और उसने काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमको दी। ही कैरेक्टराइजेस द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन एज माइल्ड एंड बेनोवलेंट। कहने का मतलब ये है कि एक सेकेंड यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। There were no sorry he characterized the Gupta administration as mild and benevolent। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सौम्य और परोपकारी जो होता है। माइल्ड एंड बेनेवोलेंट का मतलब सौम्य और परोपकारी, जो परोपकार की भावना जिसमें होती है, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना, कोई ईर्ष्या जलन वगैरह उनमें नहीं होती। देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन पीपल्स मूवमेंट एंड एंजॉयड अ लार्ज डिग्री ऑफ पर्सनल फ्रीडम। कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है पर्सन को कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता। हालांकि कहने का मतलब ये है कि गुप्ता एम्पायर का प्रशासन काफी अच्छा था, बस एक ही चीज में खराब था, वो हम आगे जाके देखेंगे। वो शुरुआत से खराब नहीं हुआ, बीच में जब चलते बीच में वो भावनाएं लोगों के प्रति उत्पन्न हो गई। कौन सी भावना, अभी हम आगे देखेंगे जब उनकी सोशल लाइफ के बारे में देखेंगे। तो उनमें सिर्फ एक कमी थी, बाकी उनका प्रशासन बहुत अच्छा चला था, कोई भी वहां पे बदतमीजियां वगैरह नहीं होती थी किसी भी तरह की। बताऊंगे कौन कौन सी बदतमीजियां। तो लोगों के बीच में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं था कि लोग बार एक दूसरे से खुले हुए थे, कोई किसी से बदतमीजी के प्रकाष्ठा पार नहीं करता था कोई भी, ठीक है। वो मतलब फ्री थे कुछ भी करने को, अपनी फ्रीडम को वो एंजॉय करते थे। देयर वाज नो स्टेट इंटरफेरेंस इन द इंडिविजुअल्स लाइफ। किसी की लाइफ में किसी को कोई मतलब नहीं पड़ा था कि उसकी लाइफ में हम इंटरफेयर करें, जैसे कि आजकल तो बहुत मतलब रहते हैं भाई साहब। आजकल तो भैया चाहिए मसाला चाहिए अपने को, तो बस चाव लेने का मजा आता है भाई सुनने में। अभी जैसे कहीं, अभी ये हमारा कल्चर है, कोई इसमें मैं कोई किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये हमारा कल्चर है कि जैसे कहीं लड़ाई चल रही होगी तो हम देख के, भाई कुछ लोग होते हैं कि छत्ते से देख के इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, लड़ाई में कि लड़ाई चल रही है। या फिर जैसे बारात आ रही है तो बारात में भाई साहब लोगों पे छतों पे चढ़ जाएंगे बारात को देखने के लिए। तो वो तो चलो एक अपना एंटरटेनमेंट का पर्पज है, वो तो किसी में इंटरफेयर नहीं हुआ। लेकिन बहुत से लोग करते हैं ना किसी की इंडिविजुअल लाइफ में, मतलब आका-जाकी करने की वो रखते हैं कि अरे! इनके बीच में क्या हो रहा है? ओह! तो ऐसा चलता है। पनिशमेंट्स वर नॉट सेवियर का मतलब होता है कठोर नहीं थी। पनिशमेंट जो थी वो कठोर नहीं थी, छोटी-छोटी पनिशमेंट देते थे। बेसिकली जो पनिशमेंट होती थी वो फाइन की होती थी, फाइन चढ़ा देते थे। देखो लिखा भी है, इम्पोजिंग अ फाइन वाज़ अ कॉमन पनिशमेंट। फाइन वगैरह चढ़ा देते थे, बस इतनी ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं होती थी। बदतमीज़ी इन द सेंस जैसे चोरी-चकारी हो गया और मर्डर वगैरह हो गया, ये सब यहाँ पर नहीं होता था, ये बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं करते थे। तो अब जब बदतमीज़ियाँ नहीं है तो ज़ाहिर-सी बात है, बदतमीज़ी नहीं है तो फाइन भी नहीं है ना? जब सज़ा भी नहीं मिलती है, सज़ा भी इतनी कठोर नहीं होती थी। तो ये चीज़ थी, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पे प्रशासन काफ़ी अच्छा था, लोग-बाग चोरी-चकारी वगैरह, रॉबरी वगैरह नहीं करते थे, मर्डर वगैरह नहीं करते थे। देयर वाज़ नो स्पाई सिस्टम। जासूसी प्रणाली का कोई यहाँ पे लेन-देन नहीं था कि कोई पे जासूसी वगैरह हो, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन वाज़ सो एफिशिएंट दैट द रोड्स वर केप्ट सेफ फॉर ट्रैवलर्स। मतलब इतना अच्छा उनका प्रशासन था कि रोड वगैरह आधी रात भी अगर आप निकल रहे हो तो आप बेझिझक बिना किसी दिक्कत के निकल सकते हो, कोई भी वहाँ पे बदतमीज़ी नहीं थी। जैसे कि चोरों का खतरा होता है, तो यहाँ पे लिखा है देयर वाज़ नो फियर ऑफ थीव्स। चोरों वगैरह का कोई खतरा वहाँ पर नहीं था। ही मेंशन्ड दैट पीपल्स वर जनरली प्रॉस्पेरस एंड द क्राइम्स वर नेग्लिजिबल। क्राइम्स वगैरह लोग बार वहाँ पे नहीं करते थे, इतने ज़्यादा वो घुल-मिल के रहते थे, एक एकता में रहते थे, तो क्राइम वगैरह वहाँ पर नहीं होते थे। Payan also appreciated the efficiency of the Gupta administration. He was able to travel without any fear throughout the Gangtok Valley। कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ पर अटैक वगैरह हो रहे थे, तो गुप्ता एम्पायर का इतना खौफ था, जो हुन्स वगैरह अटैक करना चाहते थे, वो अटैक नहीं कर पाए थे। ठीक है? वहाँ पे गैंगटॉक वैली में जहाँ सबसे ज़्यादा आक्रमण होते, तो वो आराम से घूम रहा था वहाँ पे, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई थी। आफ्टर ऑल, on the whole, the administration was more liberal than that of Mauryas। कहने का मतलब ये है कि मौर्यन प्रशासन से गुप्ता एम्पायर ज़्यादा लिबरल था। लिबरल बोले तो उदारता, जिसमें उदारतापूर्वक, मतलब उदारता ज़्यादा थी उसमें, जो भी समझ लो। ठीक है? ज़्यादा लिबरल था एक्चुअल, थोड़ा-सा ना, अब जैसे इंग्लिश एक्सेंट है हमारा, तो हिंदी में कहीं-कहीं पर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऑन द होल द एडमिनिस्ट्रेशन वाज़ मोर लिबरल देन दैट ऑफ द मौर्यन। मौर्यन प्रशासन से ज़्यादा उदार था आपका गुप्ता एम्पायर। तो ये थी गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता प्रशासन के बाद आप सोशल लाइफ के बारे में देखते हैं, उनके सामाजिक जीवन कैसा था। द प्री गुप्ता पीरियड इन इंडिया विटनेस्ड द सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेशंस। प्री गुप्ता में हमको मेंशन किया गया कि फॉरेन इन्वेशन सबसे ज्यादा हुए हैं। ठीक है? इंडियन सोसाइटी हैड गिवन वे टू दोज फॉरेनर हु हैड बिकम परमानेंट रेजिडेंट हियर। हमारी इंडियन सोसाइटी ने उन फॉरेनर्स को रास्ता दिया है जो यहाँ पर परमानेंट सेटल हो गए हैं। बट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड। कास्ट सिस्टम यहाँ पर होने लग गया था। कहने का मतलब ये कि छुआ-छूत की जो भावना थी लोगवारों में, यहाँ से उत्पन्न हो गई थी। जो मैंने बताया कि एक ही कमी थी गुप्ता एम्पायर में, वो ये कमी थी कि यहाँ पर कास्ट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कठोर हो गया था। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा लोग और एक-दूसरे से ईर्ष्या करने लग गए थे, वो भी कुछ शुरुआत में नहीं, कुछ समय बाद जाके।
ठीक है। बट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड द टॉप लेटर। मैं आपको इस वाले पैराग्राफ का आपको ओवरऑल मतलब समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ था कि यहाँ पर कास्ट सिस्टम काफी ज्यादा बढ़ गया था और ब्राह्मण्स को लोग वालों ने टॉप प्रायोरिटी दे दी कि सबसे ज्यादा उच्च हैं ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। ये 4 कम्युनिटी बेसिकली बन गई थी। शूद्र मैं भी बताता हूँ आपको कौन होते थे, ठीक है? तो ब्राह्मण्स को ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन्होंने दे दी थी कि ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं। ठीक है? तो अब जब ये ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं, तो जितने भी लोग थे वहाँ पर उनको बाकायदा इज़्ज़त करते थे, उनको गिफ्ट्स वगैरह देते थे और खाने-पीने की चीज़ें वगैरह वो उनको प्रोवाइड कराते थे। उनकी पूजा वगैरह, पाठ पूजा और उनकी सेवा वगैरह वो बहुत करते थे। ठीक है? छुआ-छूत की भावना उसमें आ गई थी। देखो लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआ-छूत की भावना वहाँ पे आ गई थी। लोग बाग एक-दूसरे को वो करने लग गए थे। ठीक है? फाहियंस ने मेंशन किया है चंडल्स वर सेग्रीगेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। सेग्रीगेटेड का मतलब होता है कि सोसाइटी से बाहर ही निकाल दिया उनको, किनको सोसाइटी में वो कंसिडर नहीं करते चंडल्स को। अब ये चंडल्स कौन होते हैं? चंदल्स वो होते हैं जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं। जैसे उस टाइम पे शूद्रास, हम शूद्रास को जानते हैं, तो कहने का मतलब ये शूद्रास ही चंदल्स हैं, लेकिन आगे जाके उनको पहले चंदल्स बुलाते थे, आगे जाके उनको शूद्रास बुलाना शुरू किया था। तो यहाँ पर जो चंदल्स थे, उनको समाज की दृष्टि से बिल्कुल बाहर ही कर दिया था कि भैया तुम समाज में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। तो ये भावना वहाँ पे क्रिएट हो गई थी। तो जो उनकी दयनीय स्थिति थी, वो इस मेंशन मतलब फाहियन ने उनकी दयनीय स्थिति वगैरह मेंशन करी थी अपने बुक्स वगैरह में। तो ये है इस पैराग्राफ का मतलब, ठीक है? इस पूरा पैराग्राफ का। द पोज़िशन ऑफ वुमेन की पोज़िशन की बात करते हैं। द पोज़िशन ऑफ वुमेन हैड आल्सो बिकम मिसलेबल ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। वुमेन की पोज़िशन में भी थोड़े से चेंजेस आ गए थे इस टाइम पर। क्या चेंजेस आए थे बताते हैं आपको। दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्टडीइंग द रिलिजियस टेक्स्ट लाइक पुराण्स। इन पुराण्स, गीता वगैरह पढ़ने से उनको वो कर दिया गया कि तुम ये चीज़ नहीं पढ़ोगे। अगर ये चीज़ पढ़ी गई तो ये तुम्हारा एक अपराध माना जाएगा, अपराध माना जाएगा, ध्यान रखना। पॉइंट है, अगर आपको लिखने को आया तो बाकायदा आप लिखोगे, ठीक है? वुमेन्स की पोज़ीशन पहले मेंशन की जाएगी, मतलब इन द सेंस आंसर की प्रायोरिटी से बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है? अगर आपको नंबर अच्छे गेन करने हैं तो। देयर वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम, उनको रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह से उनको मतलब नहीं पढ़ने दिया जाता था। उनको ये कहा गया था अगर तुमने ये पढ़े, तो ये तुम्हारा अपराध माना जाएगा, इसकी तुमको सज़ा मिलेगी। ठीक है? द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन टू मेन वाज़ ट्रूली रेगुलराइज़्ड। कहने का मतलब ये है कि पुरुषों के प्रति उनके जो वो थी, उनके जो राइट्स वगैरह थे, वो पुरुषों के प्रति काफ़ी कम हो गए थे। उनको अपनी आवाज़ उठाने की आदत काफ़ी, आवाज़ उठाने का मतलब काफ़ी कम कर दिया गया था। उनको बहुत ज़्यादा दबा दिया गया था। लेकिन एक चीज़ और मेंशन हुई यहाँ पे, बट इट वाज़ इंसिस्टेड दैट दे शुड बी प्रोटेक्टेड एंड जनरसली ट्रीटेड बाय मेन। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और मनाई गई, मतलब एक चीज़ और प्रकाश डाला गया कि इनकी रक्षा करने का दायित्व पुरुषों का है और इनसे तरीके से कायदे से व्यवहार करने का। कुछ किसी भी प्रकार की कोई बदतमीज़ी इनके साथ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि वुमेन्स की रक्षा करने का दायित्व पुरुषों को दिया गया कि आप इनकी रक्षा करोगे और इनके साथ कायदे से पेश आओगे, व्यवहार इनका साथ अच्छा रखोगे। द प्रैक्टिस ऑफ स्वयंवर वाज़ गिवन अप एंड द मनुस्मृति सजेस्टेड द अर्ली मैरिज फॉर गर्ल्स। अ, अर्ली मैरिड लड़कियों की जल्दी शादी वहाँ पर लोग बाग करने लग गए। कहने का मतलब ये थोड़ी-सी कंडीशन यहाँ पे वुमेन्स की खराब होने लग गई। अब अनसिविलाइज़्ड हो रही है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है? ओके। तो ये वुमेन्स की पोज़ीशन थी। इन द स्फीयर ऑफ रिलिजन, ब्राह्मणिज़्म reigned सुप्रीम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। रिलिजन के अगर हम देखें तो ब्राह्मणिज़्म, ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ये लोग देने लग गए थे। इट हैज़ 2 ब्रांचेज़, जिसकी 2 ब्रांचेज़ थी, एक तो वैष्णविज़्म और शैविज़्म। ये 2 ब्रांचेज़ थी। मोस्ट ऑफ द गुप्ता किंग, जो ज़्यादातर गुप्ता किंग्स थे वो वैष्णवितीस थे, वैष्णविज़्म से बिलॉन्ग करते थे। जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ चलाए थे, अश्वमेध यज्ञ, बोलो छोड़ दो, जाओ बेटा, कहाँ तक जा रहे हो? जहाँ तक जाएगा वो चीज़ मेरी है, नहीं ना तो लड़ाई कर लो आज जिसके दम है। द वर्शिप ऑफ इमेज, मूर्ति पूजा एंड सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स, तीज त्योहारों को सेलिब्रेट करना विद इलैबोरेट रिचुअल, पूरे रीति-रिवाज, रस्मों के साथ तीज त्योहारों को सेलिब्रेट करना। अ, इन इन चीज़ों ने ये 2 रिलीजन बना दिए थे। रिलीजियस लिटरेचर लाइक द पुराण्स वर कंपोज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। पुराण्स इस टाइम पर कंपोज़, गुप्ता पीरियड के टाइम पे, गोल्डन एज के टाइम पे कंपोज़ किए गए थे। द प्रोग्रेस ऑफ ब्राह्मणिज़्म लेड टू द नेग्लेक्ट ऑफ द बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। तो जो ब्राह्मण्स वगैरह निकल के आ रहे थे, ब्राह्मण्स को ऐसा लगने लग गया था कि यार ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म हमसे ज़्यादा सुपीरियर है, लोग बाग इनको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो इन्होंने उनका मतलब बहिष्कार करना शुरू कर दिया था ब्राह्मणिज़्म ने। ब्राह्मणिज़्म में कभी ये चीज़ फॉलो नहीं करी थी, इन्होंने कभी ये चीज़ अपनाई नहीं थी। Fahian refers to the decline of the Buddhism in the Gangtok Valley. But a few Buddhist scholar, फाहियन ने मेंशन किया है कि गैंगटेक वैली, गंगा के मैदानों की तरफ बुद्धिज्म का डिक्लाइन शुरू हो गया था, बुद्धिज्म डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। लेकिन कुछ बुद्धिस्ट स्कॉलर थे जैसे कि वाशुबंधु
जो गुप्ता किंग्स के द्वारा जिनको माना गया। आपका पहला क्वेश्चन है कि वाशुबंधु किस गुप्ता किंग के द्वारा माना गया था? मुझे वो गुप्ता किंग का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान रखना। इन वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया जैनिज्म फ्लरिश्ड, द जैन काउंसिल वर हेल्ड एट वल्लभी। कहने का मतलब है वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में जैन काउंसिल काफी पीक पे थी, और इसकी पहली जो जैन काउंसिल हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। वल्लभी में हुई थी, गुप्ता पीरियड के टाइम पे हुई थी। ठीक है, वो गुप्ता पीरियड के टाइम पे वल्लभी में हुई थी जैन काउंसिल, ध्यान रखना। तो ये तो इनकी सामाजिक लाइफ। अब आर्ट एंड कल्चर की बात कर लेते हैं। द गुप्ता पीरियड विटनेस्ड अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर। कहने का मतलब है कि गुप्ता एम्पायर में आर्ट एंड क्राफ्ट जो था, आर्ट एंड लिटरेचर जो था, आर्ट एंड कल्चर जो था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो था, बहुत चीजें बोल गया मैं। कहने का मतलब आर्ट जो कला जो थी, वो काफी ज्यादा पीक पे थी। लोग बार इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। कलात्मक गतिविधियां बहुत होती थी यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। जैसे कि आर्ट साइंस वगैरह बहुत ज्यादा, फील्ड ऑफ आर्ट वगैरह, लिटरेचर वगैरह, ये लोग कलाबाजी बहुत करते थे। ठीक है, तो ये चीज थी जिसकी वजह से ही इसको गोल्डन एज का नाम पड़ा। गोल्डन एज इसको इसी चीज के लिए कहा गया है। ठीक है, ओके, एक सेकंड। A few scholars even call this period a period of Renaissance. इसको Renaissance का पीरियड भी कहा गया है, जिसको पुनर्जागरण भी बोला जाता है। But it should be remembered that there was no dark period before the Gupta rule. Therefore, the cultural progress witnessed during the Gupta period may be called the culmination of Indian intellectual activities. कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दी गई, इतना ज्यादा टॉप पे रखा गया कि इसी की वजह से एक तो गोल्डन एज नाम पड़ा। ऊपर से क्या है कि इसमें कोई भी ऐसा डार्क पीरियड वगैरह कहा गया है, बेसिकली डार्क पीरियड, लेकिन कोई भी ऐसे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज नहीं हुई वहां पे कि जिससे इसको ये कहा जाए कि ये प्रशासन का आर्ट एंड कल्चर गंदा था। ये चीज अगर मेंशन नहीं करी गई भी। कहने का मतलब ये कि जो भी चीजें आर्ट वगैरह डिजाइन करते थे, तो वो चीजें अभी भी प्रेजेंट थी, लेकिन उनसे आके आने के बाद ये चीजें मिटा दी गई थी, मतलब डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के काफी ज्यादा पीक पे थे, तो वो सारे बचे नहीं। जो हमारी भारतीय गतिविधियों को भी इनसे प्रेरणा मिलती है, जो कि भारतीय गति गुप्ता एम्पायर से ही हमारी भारतीय जो प्रणाली है, इसको प्रेरणा मिली है गुप्ता एम्पायर से। तो इस तरह से ध्यान रखना कि आर्ट एंड कल्चर बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट ये आता नहीं है एग्जामिनेशन में कि क्या क्या चीजें थी, बट हम कुछ प्लेसेस ध्यान रखेंगे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में है, उन प्लेसेस को ध्यान रखना होगा हमको। In the history of Indian art and architecture, the Gupta period occupies an important place. इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर की हिस्ट्री में गुप्ता एम्पायर जो है, गुप्ता पीरियड जो है, वो एक इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, बोथ द नगाड़ा एंड द्रविडियन स्टाइल्स ऑफ आर्ट, नगाड़ा और द्रविडियन स्टाइल दोनों पाई गई थी यहाँ पे। बट द मोस्ट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ दिस पीरियड हैज बीन लॉस्ट ड्यू टू फॉरेन इन्वेशन। लेकिन काफी सारे जो उनके आर्किटेक्चर थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, किनके द्वारा? हुन्स, चाइनीज जो ट्राइब थी हुन्स, मैंने बताया था आपको। ठीक है, हुन्स जो थे, जो आए थे ना, जिन्होंने आक्रमण किया था। किसके टाइम पीरियड पे आक्रमण किया था हुन्स ने? जिसके टाइम पीरियड पे हवाबाजी बनी थी उसको नहीं पूछ रहा हूं मैं, किसके टाइम पीरियड पे हुन्स ने आक्रमण किया था? कमेंट सेक्शन में बताओ। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या था? आपको वो बताना है कि कौन से बुद्धिज्म को कौन से किंग ने फॉलो किया था, वाशुबंधु को कौन से किंग ने फॉलो किया था। सेकंड क्वेश्चन, हुन्स ने कौन से किंग के दौरान ये आक्रमण किया था। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस हो गए। येट द रिमेनिंग टेम्पल्स, स्कल्पचर्स एंड केव पेंटिंग प्रोवाइड्स एन आइडिया। जो बचे कुछ टेम्पल्स हैं, जैसे टेम्पल देवगढ़ देखो, पिक देखो, क्या खतरनाक सा एक उजाड़ सा लग रहा है इस टाइम, तो बहुत ज्यादा अभी बताएंगे इसके बारे में। येट द रिमेनिंग टेम्पल्स, स्कल्पचर एंड केव पेंटिंग प्रोवाइड्स एन आइडिया अबाउट द गुप्ता आर्ट। ये जो कुछ टेम्पल्स बचे हुए हैं, गुप्ता आर्ट का मतलब आइडिया देते हैं कि इस तरह के आर्किटेक्चर वगैरह बने हुए थे। द टेम्पल एट देवगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर इन द टेम्पल्स ऑफ गढ़वाल नियर इलाहाबाद रिमेन्स इंपॉर्टेंट स्पेसिमेन ऑफ द गुप्ता आर्ट। ये टेम्पल है, देखो देवगढ़ में, झांसी के पास देवगढ़ है, वहां पर ये टेम्पल है जो गुप्ता एम्पायर को दिखाता है। ये गुप्ता एम्पायर के टाइम का टेम्पल अभी भी बना हुआ है, जाके चेकआउट कर लेना आप भी। ठीक है, there was no influence of Gandhara styles, but the beautiful statue of the standing Buddha at Mathura। मथुरा में एक ब्यूटीफुल स्टैचू पाया गया है बुद्धा का, जो ग्रीक स्टाइल को दर्शाता है कि ये ग्रीक स्टाइल में वहां पर बनाया गया। द बुद्धा स्टैचू अनहर्ट एट सारनाथ वाज यूनिक पीस ऑफ गुप्ता आर्ट। सारनाथ में एक और बुद्धा स्टैचू मिला है जो बहुत ही ज्यादा गुप्ता आर्ट को दिखाता है कि ये देखो, गुप्ता आर्ट के टाइम पे एक और स्टैचू मिला है सारनाथ में, बिहार का। द भितारी मोनोलिथिक पिलर ऑफ स्कंदगुप्त इज ऑल्सो रिमार्केबल। स्कंदगुप्त ने एक ये पिलर वगैरह पे लिखवा दिया था, कुछ लिखवा देते हैं पिलर्स वगैरह पे, पत्थर वगैरह पे लिखवा देते थे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, मेटलर्जी हैड आल्सो मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। अब ये मेटलर्जी क्या होती है? जो धातु काम जो होते हैं, धातु से जो काम होते हैं, जैसे
आयरन, कॉपर, जो मेटल्स वगैरह के जो जितने भी काम होते हैं, जैसे टूल्स वगैरह से वो लोग बनाना या फिर कुछ भी चीज़ करना, तो ये सब मेटलर्जी में आते हैं। मेटलर्जी बेसिकली एक कैटेगरी है, इन सब में आते हैं। ठीक है? द क्राफ्ट्समैन वर एफिशिएंट इन द आर्ट ऑफ कास्टिंग मेटल स्टैच्यू एंड पिलर्स। एक और चीज़, एक मेंशन है इंपॉर्टेंट है, द जिजेंटिक कॉपर स्टैच्यू ऑफ बुद्धा। एक बुद्धा का कॉपर स्टैच्यू, काफ़ी बड़ा कॉपर स्टैच्यू मिला है, कहाँ से? सुल्तानगंज, जो कि बिहार में जगह है सुल्तानगंज, बट इस टाइम पे वो बर्मिंघम म्यूज़ियम में रख दिया गया है, जिसकी हाइट 7.5 फीट थी। हाइट कितनी थी? 7.5 फीट। इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, यहाँ से मिलता है अक्सर। ठीक है? कि सबसे बड़ी मूर्ति कॉपर की थी, बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति पाई गई कॉपर की, जो सुल्तानगंज बिहार से मिली थी और इस टाइम वो बर्मिंघम म्यूजियम में प्रेजेंट है, जिसकी हाइट 7.5 फीट है और वजन की बात करें तो 1 टन के आसपास उसका वजन है। The Delhi iron pillar of the Gupta period is still free from rust through compares exposed to sun and many centuries. The painting of the Gupta period are seen at Bagh Caves. ग्वालियर के पास एक बाग केव है, जहां पर गुप्ता पेंटिंग्स पाई गई हैं। ठीक है? द मोरल पेंटिंग्स ऑफ अजंता, अजंता बेसिकली स्टाइल है, mostly illustrate the life of the Buddha as depicted in the Jatak story. The painting at Sirgiria in श्रीलंका, श्रीलंका में सिरगिया है, वहां पर भी कुछ पेंटिंग्स पाई गई हैं अजंता स्टाइल की। ठीक है? ध्यान रखना। The Gupta coinage was also remarkable. coinage यहाँ पे हवाबाजी पूरी हुई है। coinage also यहाँ पर, मतलब coinage भी यहाँ पर थे। बहुत सारे कॉइन्स वगैरह इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे। समुद्रगुप्त ने सबसे ज्यादा करे थे। समुद्रगुप्त इशूड 8 टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन। 8 प्रकार के गोल्ड कॉइन समुद्रगुप्त ने इंट्रोड्यूस करे थे। The legend on them threw much light on the achievement of the marvelous king. The figures inscribed on them are illustrated to the skill and greatness of Gupta numismatic art. जो उन पर जो फिगर्स वगैरह बनी हुई थी, ऐसे करके कुछ जो भी लेडीज वगैरह के फिगर्स वगैरह बनी हुई थी, तो उनसे क्या होता है कि वो, मतलब गुप्ता का जो आर्ट था, गुप्ता का जो प्रशासन था, मतलब उन पे बहुत ज्यादा प्रकाश डालते हैं कि ये चीजें दिखाते हैं कि यार क्या बात है। हम कोई भी हमारे पास सामने गोल्ड कॉइन आ गया, ठीक है, गुप्ता एम्पायर का समझ लो गोल्ड कॉइन आ गया हमारे पास, कहीं आ जाए तो मेरे को भी दिखा देना जरूर, ठीक है, मैंने नहीं देखा अभी तक। अब आप देखोगे कि क्या स्टाइल है यार, बिल्कुल एक लेडी बनी हुई है नाचती हुई, तो आप उसमें एक आपके मन में अलग ही छवि पड़ेगी। क्या पड़ेगी कि यार गुप्ता एम्पायर बहुत ज्यादा बढ़िया था, तो यही सोच के कॉइन्स वगैरह बनाए गए थे कि बहुत ज्यादा डेवलप था। ठीक है? चंद्रगुप्त टू एंड हिज सक्सेसर, चंद्रगुप्त टू और उनके जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने भी कुछ गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन इशू किए थे, अलग-अलग वैराइटीज के। इन्होंने भी पूरी हवाबाजी करी कि भैया छपवा दिए गोल्ड कॉइन, जो बड़े हमारे गोल्ड कॉइन चलेंगे अब यहाँ पे। लिटरेचर की बात करते हैं कि कौन-कौन सी स्क्रिप्ट वगैरह, किन-किन चीज़ों में क्या-क्या चीज़ें, कौन-कौन किस-किसने क्या-क्या चीज़ें लिखी। द संस्कृत लैंग्वेज बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, संस्कृत लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पीक पर थी। नागरी स्क्रिप्ट हैड इवॉल्व्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही मॉडिफाई किया गया है नगारी स्क्रिप्ट को। न्यूमरियस वर्क इन क्लासिकल संस्कृत केम टू बी रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ एपिक्स, जो कुछ अलग-अलग वर्क, जो अलग-अलग कार्य, अलग-अलग किताबें लिखी गई हैं, किसमें एपिक्स, कुछ लिरिकल्स लिखी गई हैं, कुछ ड्रामा एंड प्रोज वगैरह इस टाइम पीरियड में लिखे गए हैं। The best of the Sanskrit literature belong to the Gupta age. Himself a great poet, Samudragupta patronized a number of scholars. समुद्रगुप्त ने काफी ज्यादा संरक्षण किया था स्कॉलर्स का, जो पोएट्स वगैरह थे उनका काफी ज्यादा संरक्षण किया था, जिसमें हरिसेना एक अच्छे इंपॉर्टेंट पोएट थे समुद्रगुप्त के, जिन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी थी। ठीक है? और इसके बाद हम बात करते हैं, द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू वाज अडॉर्न्ड बाय द सेलिब्रेटेड नवरत्न। कालिदास रिमेन द फोरमोस्ट अमंग देम। जो उनका जो कोर्ट था चंद्रगुप्त का, वो नवरत्न से बना हुआ था। नवरत्न में कालिदास सबसे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है? उनकी कुछ मास्टरपीस भी हैं, पढ़ लेते हैं उनको भी, कौन-कौन से ध्यान रखना। कालिदास के कुछ मास्टरपीस हैं। हिज मास्टरपीस वाज द संस्कृत ड्रामा शकुंतला। शकुंतला रिटन बाय, शकुंतला एक संस्कृत ड्रामा ड्रामा है, जो किन्होंने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। ठीक है? ध्यान रखना, शकुंतला कालिदास। इट इज कंसिडर्ड वन अमंग द 100 बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की 100 बेस्ट बुक में से एक है शकुंतला। उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस भी लिखे हैं, 2 अदर इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र, एक सेकंड, मलाविका अग्निमित्र, मलाविका अग्निमित्र और विक्रम और वैश्य। मलाविका अग्निमित्र और विक्रम और वैश्य, ये उनके 2 अदर इंपॉर्टेंट प्लेस हैं। दिस टू वेल नोन, उनकी कुछ एपिक्स भी हैं, रघुवंश एंड कुमार संभवा, कुमार संभवा, रघुवंश एंड कुमार संभवा, ये उनके कुछ एपिक्स हैं 2। ऋतु समरा एंड मेघदूत आर टू हिज लिरिक्स, उनकी कुछ लिरिक्स भी हैं, ऋतु समरा एंड मेघदूत, ये उनके कुछ लिरिक्स हैं, ये 2 लिरिक्स हैं। ठीक है? इतने ज्यादा फैक्चुअल नहीं पूछेगा, टेंशन ना लो। विशाखा दत्त वाज अनदर सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ दिस पीरियड। विशाखा दत्त एक अनदर इंपॉर्टेंट सेलिब्रेटेड पीरियड, मतलब ऑथर थे यहाँ के।
ही वॉज द ऑथर ऑफ 2 संस्कृत ड्रामा, उन्होंने 2 संस्कृत ड्रामा लिखी थी। कौन-कौन सी? मुद्र राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। ये 2 इन्होंने संस्कृत ड्रामा लिखे थे। शुद्रका वाज़ अ इनोट पोएट, शुद्रका भी अपने आप में भाई पोएट थे, भाई मैं भी कुछ हूँ अपने आप में, तो उन्होंने भी कुछ चीज़ें लिखी जैसे कि ये मृच्छतिका है, मृच्छतिका है इज़ अ रिच इन ह्यूमर एंड पैथोस। फिर भरावीस की एक है ये कृतार्जुनिया, कृतार्जुनिया, अब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ना ये। भरावीस की कृतार्जुनिया इज़ द स्टोरी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्जुना एंड शिवा। अर्जुन और शिव के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी है, कृतजुनिया, जो भरावीस के द्वारा लिखी गई है। Tandon was the author of Kavyadarsha and Dashakumarcharita. दशाकुमार चरिता। दांडन ऑथर हैं किनके? काव्यदर्शा। ये भी बेसिकली इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कहने का मतलब बुक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोएट्स आए थे, लिटरेचर आए थे, उन्होंने चीजें लिखी, जो चीजें उन्होंने देखी वो चीजें उन्होंने लिखी। अनदर इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ दिस पीरियड, जो एक और महत्वपूर्ण कार्य जो इसमें किया गया वो किया गया, शुभंदु ने वशवदत्ता लिखी। शुभंदु ने वशवदत्ता लिखी। ये इंपॉर्टेंट कार्य था। बेसिकली यार ये लोग क्या करते थे, ये लोग भ्रमण करते थे, भ्रमण करके जितनी भी चीजें देखते थे उनके ऊपर एक किताब लिख देते थे बस। और उस टाइम पे अब न्यूज वगैरह या टीवी वगैरह तो होते नहीं थे, तो लोग बार पढ़ना ही प्रेफर करते थे और ये लोग पढ़ाए जाते थे। अब वही चीज हमारे सामने आ गई है। द पंचतंत्र स्टोरीज वाज कंपोज्ड बाय विष्णु शर्मा। पंचतंत्र स्टोरी विष्णु शर्मा ने दी है। द बुद्धिस्ट ऑथर हमारी सिम्मा कंपाइल्ड अ लेक्सन कॉल्ड अंकुशा। The Purans in the present form were composed during this period. There are 18 Purans, 18 Purans इसी टाइम पे कंपोज की गई हैं गोल्डन एज में। 18 पुराण थे, कुछ उसमें से इंपॉर्टेंट हैं। कौन-कौन से? भागवत, विष्णु, वायु एंड मत्स्य पुराण, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भागवत, विष्णु, वायु एंड मत्स्य, 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 याद रखना, ध्यान कर लो। भागवत, विष्णु, वायु एंड मत्स्य, वायु एंड मत्स्य। द महाभारत एंड द रामायण वर गिवन फाइनल टचेस। महाभारत और रामायण को फाइनल टचेस इस टाइम पे दिया गया। तो ये इनके कुछ लिटरेचर्स वगैरह थे, देख लिए होंगे, समझ में आ गए होंगे। साइंस की बात कर लेते हैं अब। साइंस वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा पीक पे थी। तो गुप्ता पीरियड विटनेस अ ब्रिलियंट एक्टिविटी इन द स्फीयर ऑफ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिसिन। इन 4 क्षेत्रों में गुप्ता एम्पायर का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने का, मैथ्स को स्टार्ट करने का योगदान ही यहाँ से दिया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तो वो चीज यहां से निकल के आई है, ठीक है। आर्यभट्ट वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, ठीक है। आर्यभट्ट हु रोट द बुक आर्यभट्टिया इन 499 एडी। आर्यभट्टिया इन्होंने एक बुक लिखी थी 499 एडी में, जो कि मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी से डील करती है, जो मैथ्स वगैरह से और एस्ट्रोनॉमी से डील करती है। इन्होंने एक्सप्लेन किया था द सोलर और लुनार एक्लिप्स जो है, इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और इनकी स्टेटमेंट यहाँ पे ये भी थी कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर घूमती है। ये स्टेटमेंट इन्होंने ही दी थी, लेकिन जो बड़े बाद में जो इसके बाद स्कॉलर्स आए थे उनके द्वारा ये चीजें नेग्लेक्ट कर दी कि ऐसा कुछ नहीं है, फालतू बकवास है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। वो चीज इन्होंने बताई थी। आर्यभट्ट ने पहले डिस्कवर ये कर लिया था कि अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, ठीक है। बट कुछ आगे विद्वान को लिखा भी है यहाँ पे, आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट द अर्थ वाज अ स्फेरिकल इन शेप एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। अपनी एक्सिस पर रोटेट वो करती है। However, these views were rejected by later astronomers। कुछ आगे एस्ट्रोनॉमर्स आए थे, उनके द्वारा ये, जैसे ये जो है वराइमिरा, इनके नाम बड़े अजीब से हैं, सब गुस्सा आता कभी कभी तो। वराइमिरा एंड ब्रह्मगुप्त, ये जो हैं, इन लोगों ने क्या करा कि एस्ट्रोनॉमर से इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया था, मतलब ये कह के अरे फालतू बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वराइमिरा कंपोज्ड पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांत इन्होंने करे थे, 5 एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम इन्होंने दिए थे। ही वाज आल्सो अ ग्रेट अथॉरिटी ऑन एस्ट्रोलॉजी, मतलब इनको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा इनका पॉइंट, मतलब हाथ बहुत ज्यादा तगड़ा था इनका, ठीक है। उन्होंने एक लिखा क्या, बृहद संहिता, बृहद संहिता, बृहद संहिता, ठीक है, जो संस्कृत लिटरेचर में इन्होंने लिखा था, बृहद संहिता। इट डील्स विद अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। ये काफी सब्जेक्ट से डील करता था। कौन-कौन से? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी, आर्किटेक्चर, वेदर, एनिमल्स, मैरिज एंड ओमेन्स, इन सब्जेक्ट से डील करता था। जानवरों के बारे में बताते थे, शादी ब्याह के बारे में बताते थे, मौसम की भी जानकारी देते थे। भैया मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। फिर इसके बाद इस बृहद जटाक, बृहद जटाक इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टैंडर्ड वर्क ऑन एस्ट्रोलॉजी।
बड़े अजीब से नाम है भाई साहब, छो देते हैं बहुत ज्यादा। बृहद जटाक इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टैंडर्ड वर्क ऑन एस्ट्रोलॉजी। बृहद जटाक इनकी एक इंपॉर्टेंट वर्क था जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में इनको बहुत ज्यादा प्रकाश इन्होंने डाला था। मेडिसिन की बात करते हैं, दवाइयों की बात कर लेते हैं। मेडिकल फील्ड में क्या होता है, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन वाग्भट लिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। वाग्भट एक नामक व्यक्ति थे, वो लेते रहते थे यहाँ पर, जिन्होंने मेडिसिन पे बहुत ज्यादा अपनी वो हासिल कर रखी थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ द जनरल मेडिकल ट्रायो ऑफ एंशियंट इंडिया। द अदर टू स्कॉलर्स चरक एंड सुश्रुता, कुछ अलग इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे जिन्होंने मेडिसिन मतलब मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा नाम कमाया था। चरक और सुश्रुता ने मेडिकल फील्ड में, बस ऐसा मोटा मोटा ध्यान रखो कि मेडिकल फील्ड में एक वाग्भट थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उनके बाद कुछ और स्कॉलर्स आए, चरक और सुश्रुता, जिन्होंने यहाँ पर गुप्ता एज में इन्होंने मतलब काफी ज्यादा मेडिकल को आगे बढ़ाया, बहुत ज्यादा माने जाते थे ये, ठीक है। और वाग्भट ने एक और अपनी लिटरेचर लिखी जिसका नाम है अष्टगंग एक सेकेंड, अष्टगंग असमग्र, अष्टंग असमग्र, अष्टंग असमग्र, ठीक है। समरी ऑफ द 8 ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन की 8 ब्रांच थी उनकी समरी इसमें मेंशन है। तो ये किसने लिखी थी, वाग्भट ने। बेसिकली जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने ये चीजें इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी थी, हमने इन बात पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। आर्यभट्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना। तो हमने तो इनको नेग्लेक्ट कर दिया था, हमको मतलब बेसिकली पढ़ाया ही नहीं गया था, हमने तो बाद में पढ़ी थी जब अदर सोर्सेस हमने पढ़े थे, और फिर एनसीईआरटी जब पढ़ी थी तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, हमने नहीं पढ़ी थी क्योंकि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ये खास कुछ है नहीं, ठीक है। तो मैंने आपसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए हैं, तो आपको आंसर्स देने हैं उनके क्वेश्चंस के, और यहां पर आपका गुप्ता एम्पायर समाप्त, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा हर्षवर्धन आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। हर्ष के बारे में अब हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, पर्सनली मेल कर लो, जैसे करना आपको, जैसे मन आप वो चीज कर सकते हो। जवाब आपको हर जगह दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सारी लिंक्स आपको वहां मिल जाएंगी, जो भी कुछ अपडेट्स वगैरह होगी वो सब आपको मिल जाएगी। तो चलो फिर इस लेक्चर को यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो खुश रहो, मौज करो, ऐश करो, मेहनत करते रहो। थैंक यू।